नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे उपचुनाव की जंग। यूपी में एक बार फिर चुनावी जंग की तैयारी शुरू हो गई है और यह जंग है उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ से एक बार फिर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपने तरफ से मैदान में उतारा है, उन पर दाव चला है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव पर दाव चला गया है। धर्मेंद्र यादव पहले बदायूं और मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं और अब उन्हें आजमगढ़ बुलाया गया है। आजमगढ़ सीट पर नाम फाइनल करने में सपा को काफी परेशानी हुई। सपा से पहले नाम डिंपल यादव का भी चर्चा में था, लेकिन अब इस लड़ाई में धर्मेंद्र यादव दिनेश लाल यादव निरहुआ को कितनी टक्कर देंगे, एम वाई फैक्टर कितना काम करेगा और जो शिवपाल यादव की नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश है अखिलेश की वाया धर्मेंद्र यादव, उसमें अखिलेश कितना कामयाब होंगे। वहीं रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया गया है। आसिम राजा के नाम की घोषणा हो चुकी है और आपको बता दें सपा ने रामपुर सीट से आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फतिमा को आसिम रजा के नाम से पहले नामांकन पत्र खरीदकर उनका नाम भरवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद समीकरण पलटे। आजम खान ने खुद आसिम रजा का नाम का अनाउंसमेंट किया। सपा कैंडिडेट का सस्पेंस अब खत्म हो गया है वैसे तो। और वहीं बीजेपी से घनश्याम सिंह लोधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, यानी दोनों ही सीट पर दोनों ही तरफ से प्रत्याशी मैदान में है। बीएसपी भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेगी, वो भी अपने कैंडिडेट जिता सके। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस उपचुनाव की जंग से अपने आप को पहले ही आउट कर चुकी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इस पर क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस है वो आपको सुनवा देते हैं। उस समय भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यही श्री गुड्डू जमाली जी भी थे और हम कह सकते हैं कि चुनाव जीतते जीतते हम लोग हार गए थे। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सरकार में रहते लोकसभा का चुनाव हो रहा था, फिर भी हम लोग बहुत कम वोटों से चुनाव हारे। और इस बार चूँकि पूरी जनता मन बना चुकी है, अभी जो विधानसभा चुनाव जो जल्दी 2022 हुआ है, इसके इतने ही दिनों में लोगों ने जो अपनी आस्था जिस पार्टी में व्यक्त किए थे लोग, वो काफ़ी निराश हैं और सब लोगों की इच्छा है कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी को चुनाव जिताया जाए। और अभी आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी तो अभी स्थिर ही नहीं हो पाई, कभी किसी का नाम दे रही थी, कभी किसी का नाम दे रही थी, वो तय ही नहीं कर पा रही थी कि कौन हमारा वहाँ प्रत्याशी होगा। तो वहाँ की जनता भी इस बात के लिए अब चिंतित है कि क्या हम लोग हमेशा हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आयातिथि होगा या कोई लोकल होगा। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि लोकल के नाम पे बहुजन समाज पार्टी ही एक मात्र पार्टी है जो लोकल प्रत्याशी हैं, इसलिए वहाँ के लोकसभा की सम्मानित जनता बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करेगी। बसपा के लोग इस तरह की बातें करते हैं तो भाई तो गिरोह है, हमें तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, तो गिरोह की मानसिकता और पार्टी की मानसिकता में अंतर है। हम नहीं मानते कि उन सब बातों का कोई मतलब है। छात्रानी से पैदा है धर्मेंद्र जी छात्रानी की कोख से पैदा है। पूर्वांचल की सबसे अधिक लड़के उनके प्रसूतियाँ और तो अब ये देख रहे हैं बसपा की कहीं ना कहीं हम हार रहे हैं, तो फालतू चीज़ों को विवाद में लाकर खड़ा करने का कभी ऐसा कोई और न है न कुछ। पिछली बार जो दिनेश जी को वोट मिला, हमें लगता है उनके आचरण व्यवहार के कारण, उनकी ईमानदारी के कारण, आदरणीय मोदी जी योगी जी की लोकप्रियता, गरीब कल्याण के कारण उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ के जनता जनार्दन ने मन बना चुका और हमें लगता है कि यहाँ इस बार कमल खिलेगा और लोकसभा में यहाँ का कमल पहुँचेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। वो वंशवाद की पार्टियाँ हैं, वो अलग निकल ही नहीं सकती और इसलिए जनता जनार्दन इस बार हमें लगता है समाज के सभी लोग वोट देंगे और जो लड़ाई हमें लगता है सपा को तीसरे नंबर पर। और चलिए चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। जावेद अहमद साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं। जावेद साहब स्वागत करती हूं आपका। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता, बीजेपी से बहुत स्वागत आपका विवेक जी। शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े हुए सपा नेता हैं आप, शौकत साहब आपका भी स्वागत करती हूँ। राघवेंद्र पांडे जी हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इस उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव को समझने की कोशिश करेंगे जो लोकसभा का रण है। 2 सीटें हैं लेकिन दोनों ही सीटों पर दमदारी से दोनों ही तरफ से प्रत्याशियों की ताबड़तोड़ बयानबाजियां भी हो रही हैं और इसी बीच दावेदारी भी कि जीत का परचम लहराएंगे। राघवेंद्र जी, दोनों ही तरफ से कैंडिडेट कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो तीनों ही पार्टियों ने उतारे हैं, लेकिन अब
इस जंग में आप किसको आगे देख रहे हैं? एक तरफ बीजेपी है, वो भी दावा कर रही है आजमगढ़ सीट से भी कि वो जीतने वाली है, लेकिन वहां पर भी टक्कर काफी कड़ी होने वाली है। वहीं हम रामपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ कम कठिनाइयां नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कैसे देखते हैं? हाँ, निश्चित तौर से ये चुनाव है और चुनाव ये जनता से सीधे इसमें मतदान होगा, तो चुनौती तो दोनों तरफ है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हालांकि सब दम भर रहे हैं कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी अभी इस वक्त वो खुद ही अंतर्द्वंद से जूझ रही है। आपने देखा होगा कि ऑफिशियली न तो समाजवादी के ट्विटर हैंडल पे और ना ही प्रेस रिलीज के थ्रू, ना बयान के थ्रू एक भी स्टेटमेंट ये नहीं आया कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा। लास्ट मोमेंट को ये इशारा किया गया था कि आप जाइए पर्चा दाखिल करिए। हालांकि पर्चे कई खरीदे गए थे, लेकिन एन लास्ट समय पर धर्मेंद्र जी ने अपना पर्चा भरा और इधर जो राजा साहब हैं इन्होंने अपना पर्चा आखिरी दिन आज भरा। कल शाम तक कंफ्यूजन बनी रही कि तंजीम फातिमा को टिकट दिया जा रहा है या हो सकता है कि और किसको कोई नया नाम आ जाए। तो अंतर्द्वंद में समाजवादी पार्टी पड़ी है। अब इसका पता नहीं उनको फायदा होगा कि नुकसान होगा। राज्यसभा चुनाव हुआ भी, समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से 3 राज्यसभा भेजी, जिसमें से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस छोड़ के आए निर्दलीय पर्चा भरे थे उनको सपोर्ट किया। उसके बाद एक जयंत चौधरी को उन्होंने राज्यसभा भेजा और एक मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने भेजा। कहा जाए तो समाजवादी पार्टी ने तीनों राज्यसभा सीटें कुर्बान कर दिया, अपने कोर वोटर को वो नहीं भेज पाए। अब वही स्थिति है एमएलसी के चुनाव में, इनको 4 इनके खाते में आ रहे हैं। इनके ऊपर दबाव क्या है? इमरान मसूद का दबाव है, स्वामी प्रसाद मौर्य का दबाव है, पल्लवी पटेल की माता का दबाव है, उसके अलावा और जो नेता है अभी दबाव है। तो समाजवादी पार्टी जो अपने सहयोगियों को लेकर चल रही है उसका जबरदस्त इनके ऊपर दबाव है कि क्या करे क्या न करे। इसी को देखते हुए ये जो उपचुनाव के लिए जो 2 कैंडिडेट घोषित किए गए थे, इसमें इतना विलंब हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले ही निरहुआ का नाम घोषित कर चुकी है और वो लोधी साहब का नाम घोषित कर चुकी है। तो सत्ता पक्ष तो पूरी तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। उसने इस बार देरी भी नहीं की नाम देने में, लेकिन विपक्ष में और रही बात मायावती की, तो वो 1 सीट से चुनाव लड़ रही है उपचुनाव का, 1 सीट से उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। अब कांग्रेस ने तो पूरी तरह से आगे क्या होता है इस समीकरण का, क्या फायदा नुकसान होता है, वो आने वाले समय में आपको बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से हम अलग अलग राज्यों में भी देखते हैं, जो पार्टी सत्ता में होती है उसका दबदबा ज़्यादा होता है, उसके लिए उम्मीदें भी ज़्यादा होती है। लेकिन राघवेंद्र जी, बात अगर हम आजमगढ़ सीट से करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा, आपको लगता है कि उस सीट पर, क्योंकि आजमगढ़ सीट अखिलेश जी काफ़ी प्रभावी व्यक्तित्व थे उस जगह पर और अब वो सीट छोड़ चुके हैं, लेकिन तमाम विधानसभा सीटों पर परचम अखिलेश यादव की पार्टी यानी सपा का था, तो अब ऐसे में आपको लगता है कि बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, कठिनाई नहीं है? नहीं, देखिए इसको हल्के में मत लीजिए। देखिए मैं आजमगढ़ में स्वयं गया था चुनाव प्रचार में, जब निरहुआ चुनाव लड़े थे। आप समझिए अखिलेश यादव वहां चुनाव लड़ रहे थे और निरहुआ पहली बार आए थे, जिनको वहां की जनता नहीं जानती और उनका सरनेम किसी को नहीं पता है। ज्यादातर लोग निरहुआ ही जानते हैं, दिनेश लाल यादव तो बहुत कम लोग जानते हैं उनका नाम। लेकिन उस बंदे ने इस तरह से लड़ाई लड़ी, इस तरह से वहां पर अपना माहौल बनाया था कि कुछ ही कम अंतर वोटों से वो हार गए। और इस बार अखिलेश यादव चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। लास्ट मोमेंट में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है। इधर सत्ता का पूरा इनका समर्थन है। और स्मृति ईरानी जब पहली बार अमेठी हार गई थी तो उन्होंने छोड़ा नहीं अमेठी और लगातार बनी रही के कारण 10 में राहुल गांधी जाकर चुनाव केरला से लड़े और इसका फायदा हुआ कि स्मृति ईरानी चुनाव जीत। यहाँ पर यादव ने आजमगढ़ नहीं छोड़ा, लगातार वो आजमगढ़ में बने रहे और आजमगढ़ में उनका आना जाना रहा, जिसका फायदा हो सकता है कि वो उनको मिल सकता है। बिल्कुल। और राजनीति में संभावनाएं, उम्मीदें तो होती हैं कैंडिडेट्स के साथ भी। मैं लौटूंगी आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इस जंग में कितने आशान्वित आप, क्योंकि कैंडिडेट आपने उतार ही दिए हैं और राघवेंद्र जी ने भी बताया कि यादव फैक्टर काफी ज्यादा काम आने वाला है निरहुआ के। देखिए पारुल जी, मैं दोनों सीटों की चर्चा करूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजमगढ़ को अपने खानदान की सीट समझते हैं
मुलायम सिंह जी गए तो अखिलेश यादव आ गए, अखिलेश यादव गए तो बता रही हैं आपके धर्मेंद्र यादव जी वहां आ रहे हैं। और इसी तरीके से रामपुर में भी एक परिवार विशेष को वहां तवज्जो दी जाती है। समाजवादी पार्टी को इन परिवारों से इतर देखने की आवश्यकता जो थी, उस पर समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया। जैसे कि अभी हमारे मित्र बता रहे थे, दिनेश यादव जी उस क्षेत्र में चुनाव हारे जरूर थे अखिलेश यादव से, लेकिन वो बराबर वहां पे जनता के संपर्क में बने रहे, और इसी कारण से पार्टी ने उनकी प्रत्याशिता पे विचार करते हुए उन्हें मौका दिया है, और हमें पूरा भरोसा है कि वहां की जनता भी उनको अब की इस बार अपना आशीर्वाद देगी। इसी तरह घनश्याम लोधी जी भी रामपुर से जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उनको भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। इन परिवारवादी पार्टियों से जनता उब चुकी है, उनको पूरी जनता का आशीर्वाद मिलने नहीं जा रहा। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, जिस तरह से जनता ने आशीर्वाद लिया है, उसी तरह से ये विजय पताका फहराती रहेगी। ये दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त मतों से जीतने जा रही है। बड़ी चुनौती होगी आपको, और जरूरी भी होगा आपको इन दोनों ही सीट पर विजय हासिल करना, क्योंकि इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है 2024 के। और ऐसे में ये एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जिसे आपको पार पाना होगा। अगर कहीं पर भी चूक होती है तो फिर आगे के लिए भी जो लोगों के विचार है, सोच है, वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप घनश्याम लोधी जी की बात कर रहे हैं तो रामपुर में घनश्याम लोधी जी, क्या जो कैंडिडेट आसिम राजा उतारा गया है उनके समर्थन में कौन कौन है ये सभी जानते हैं, और कितना दबदबा है उस सीट पर सपा का ये भी सभी जानते हैं। लोधी जी को वहां से उतारना क्या सही नाम है? घनश्याम सिंह लोधी वहां से बिल्कुल सही नाम है पारुल जी। आपने देखा होगा कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद एक भी दिन हमारे कार्यकर्ता बैठे नहीं। इधर सरकार बनी, उधर हमारा प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था। उसके बाद हमारे जो बूथ कमजोर थे उन बूथों को मजबूत करने का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी पूरी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी इन दोनों सीटों पर। मुद्दे बताइए किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में चुनाव में जा रहे हैं, क्या बताएंगे रामपुर वासियों को, आजमगढ़ वासियों को, क्यों वो आपको वोट दें? बिल्कुल इसलिए थे कि ये चुनाव उन क्षेत्र के लोगों के ऊपर बार बार इन परिवार विशेष के द्वारा थोपा जा रहा है। ये क्षेत्र इनके परिवार की मिल्कियत नहीं है। जब चाहे तब ये लोकसभा छोड़ करके विधानसभा में चले जाओ, वहां पे चुनाव थोपा जाएगा। यही हाल आजमगढ़ में हो रहा है, यही हाल रामपुर में हो रहा है। रामपुर की जनता ने जिसे अपना प्रतिनिधि बना के भेजा था, वो वहां से साहब इस्तीफा दे के विधानसभा में चले आए। अखिलेश यादव जी को वहां से विधानसभा लोकसभा में भेजा था, वो इस्तीफा देके विधानसभा में चले आए। बार बार जो चुनाव थोपने की कवायद हो रही है, परिवारवाद के आरोप जी, उन्हीं लोगों को मोबिलाइज करने के आरोप जो पहले से ही उनका पॉलिटिकल करियर बहुत अच्छा है या पॉलिटिक्स में बड़ा नाम रखते हैं, उनके परिवार को, उनके परिचितों को आप लोग टिकट दे रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि उन्हें साधा जा सके, अपने पर्टिकुलर MY फैक्टर को साधा जा सके। और रामपुर में तो चली भी उनकी है जिनसे ईद तक मिलने नहीं पहुंचे थे अखिलेश जी। तो ये देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहली चीज मैं यही कहना चाहूंगा, विवेक भाई को ये नहीं पता कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश। अब राजशाही नहीं है कि आपने किसी को जाके कुर्सी पे बैठा दिया, भैया अब तुम नहीं बैठोगे, अब ये वाले बैठेंगे, अब तुम नहीं बैठोगे, अब ये वाले भैया बैठेंगे। जब आप किसी सीट पर चुनाव लड़ने जाते हैं तो जनता जनार्दन फैसला करती है, चाहे आप राजशाही घर के हों या जमीन पे कार्यकर्ता हों। उदाहरण के तौर पर अभी अरे सुन तो लीजिए, अभी पूरी बात भी नहीं हुई। अरे अभी पूरी बात भी नहीं, आपने पहले ही इंटरप्ट कर दिया। अधूरी बात। मैं तो ऐसे भ्रमित मत कीजिए ना कि जनता का रोल टिकट देने में नहीं होता ना, टिकट देने की बात हो रही है। आप जब चुनाव में जाएंगे, वोटर बटन दबाएगा, तब जनता के चुनने की बात आती है, टिकट देने वाली बात। आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप सुनना नहीं चाह रहे, मैं कैसे बताऊंगा? ऐसे गलत मत बताइए ना, यहाँ जनता का रोल क्या है बताइए? टिकट पहले इंटरप्ट कर दिया, आपको समय पर बात कराना है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई नहीं। आप बोलिए, मैं सुन ले रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात आपको समझ में ना आई हो। मैंने अभी एक सवाल इंटरप्ट कर दिया, सवाल मैं करूंगी तो सुनना ही पड़ेगा शौकत साहब। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, बात रखिए, सुनना नहीं चाहती, सही बताइए जनता को। सुनना नहीं चाह रही, भाजपा से ज्यादा तकलीफ होगी, मैं आश्चर्य में हूँ। पूरी बात नहीं, जीत जाएंगे क्या? इंटरप्ट कर दिया, ऐसे बोलकर जीत जाएंगे क्या? अरे ऐसे बोलकर जीत जाएंगे क्या? नहीं जीतेंगे ना शौकत साहब, बोलिए अपनी बात। अरे मोहतरमा, आपको अपनी तनख्वाह मिलती, मुझे जानकारी है,
आप सुनेंगे नहीं। मेरी तो मैं अपनी तनख्वाह बात से कैसे आपका कोई रखूंगा? लेना देना नहीं है, एक मिनट सपा में नहीं खत्म देती हो मेरी जाएगा। तनख्वाह मुझे। एक बात मैं अपने बताइए, कर्तव्य का सुन तो पालन कर लीजिए। रही हूँ, एक पत्रकार हूँ, और आपसे आप वो जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दीजिए। बीच में इंटरप्ट आजम जी करेंगी, की मैं भी चलिए अपने नहीं चलिए टिकट देने में, इतना बताइए। आजम जी की चलिए नहीं चलिए टिकट देने में। तो बोलूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। इसी देश में एक व्यवस्था हुई, क्या राहुल गांधी चुनाव नहीं हारे इसी देश के अंदर? वो भी उनके रास्ते नहीं थी क्या? एक सीट पे 50 बार लड़े हो, हार गए कि नहीं हार गए? टिकट मिला होगा, हारे, चुनाव नहीं हार गए। यही बात मैं आपको बड़ी धैर्यपूर्वक समझाना चाह रहा था कि टिकट देने से किसी की सीट प्रगट नहीं हो जाती है। टिकट दे दिया और मैं कहूँ ये एग्रीमेंट साइन है, मैं यहाँ से जीतूंगा, तो ये मेरा भ्रम है ना। अगर कोई इसी सीट से जीत सकते हैं, बाकी कोई जीत ही नहीं सकता। पार्टी इसी बात के लिए टिकट देती है। जनता फैसला नहीं लेगी मेरे पक्ष में तो मैं भी चुनाव हार जाऊंगा। ये बात आपकी जरा सी समझ नहीं आई। आप कैसे किसी पे ये एलिगेशन लगा सकते हैं कि उनके मत लीजिए, क्योंकि ना आपके सरनेम के आगे खान लगा हुआ है, ना आपके सरनेम के आगे यादव लगा हुआ है। तो सुन आप तो लीजिए, निश्चिंत पूरी रहिए। बात तो सुनिए। सवाल सुनिए शौकत अली साहब, सवाल सुनिए, वरना मैं आगे चली जाऊंगी। आई एम सॉरी, मैं अपने दर्शकों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकती कि आप ब्लेम करते हैं मीडिया के ऊपर। आप ब्लेम करिए बैठकर, उससे जीत जाएंगे तो करते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताइए आजम खान की चली या नहीं चली आसिम राजा को टिकट देने में, बस इतना बताइए। आजम खान की चॉइस आसिम राजा और अखिलेश जी की मजबूरी धर्मेंद्र यादव, सही है या नहीं? जवाब था या नहीं? ये तर्कपूर्वक जवाब था या नहीं था? ऐसे आप सहमत हैं? शौकत अली साहब, अगर इस आप शायद बात पहली से- बार मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं क्या? आप पहली बार मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं क्या? तो सवाल का जवाब दीजिए, भागिए मत। आप सवाल का जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लॉटरी नेक्स्ट सवाल करूंगी आपसे, नेक्स्ट सवाल करूंगी आपसे। रुक जाइए, आप भी थोड़ा कूल डाउन हो जाइए, काम हो जाइए, पानी पी लीजिए। मैं दूसरे सवाल के लिए लौटती हूँ सर आपके पास, प्लीज। आई रिक्वेस्ट 2 सेकंड रुक जाइए, मैं जावेद जी को इन कर लेती हूँ। जब तक आ रही हूँ तब तक आप जवाब सोच लीजिए। आप कैसे कह सकती हैं किसी परिवार को टिकट देके वही जीतेगा? ठीक है, आ रही हूँ सर, जावेद साहब के पास जा रही हूँ अभी मैं। जावेद साहब, लड़ने से पहले ही हार मान ली नहीं, देखिए हार नहीं मान ली, या समर्थन दे दिया? जी, या समर्थन नहीं, दे नहीं, दिया या हार मान ली? ना हार मानी है ना समर्थन दिया है। ये दोनों चीजों को दरकिनार करके, किनारे रख करके आप जिस चर्चा में बुलाई है उस चर्चा पे मैं आपके साथ अरे जुड़ूंगा। तो कांग्रेस का यहाँ, आप कांग्रेस का पक्ष रखने आए ना सर जावेद साहब? कांग्रेस के बारे में बिल्कुल, पूछूंगी ना मैं आपसे। कांग्रेस का पक्ष बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस हाँ। दोनों सीटों के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही। हाँ, तो वही तो पूछ रही हूँ, क्यों नहीं उतारी? बड़ी पार्टी देश की, विपक्षी पार्टी हैं बिल्कुल आप, और बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां आपका राज हुआ करता था, वहां आप हार मान चुके हैं पहले से। ये तो अभी आप कह रहे हैं देश की बड़ी पार्टी है, लेकिन वैसे आमतौर पे सुनने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी अब देश में बची नहीं। ये तो इस समय आप कह नहीं, रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा सर। मेरी आप जितनी भी डिबेट देख लीजिए जावेद साहब, मैंने तो कभी नहीं कहा ऐसा। नहीं कहा। कोई और करता हो ऐसा तो ही आप लोग- उसे दोष दे सकते हैं। तो जो है हमारी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है। ना तो किसी को हमने समर्थन दिया है और ना हम इन दोनों सीटों पर इस तो क्यों उपचुनाव में कैंडिडेट इस लड़ने बार के लिए- नारी शक्ति महिला की भी याद नहीं आई आपको? नहीं, यहाँ पर अभी देखिए वो 2022 की जो चीजें थी अभी वो वहीं पर हैं। 2024 में क्या होगा, 2027 में क्या होगा, वो जब समय आएगा तब वो इस समय उपचुनाव में क्या होगा ये बताइए। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है कि हम नहीं लड़ रहे हैं। अब अगर इसके आगे आप मुझसे चर्चा करें तो मैं आजमगढ़ सीट या रामपुर इसके सीट पर पीछे कुछ आपको- वजह बता दीजिए ना, हमारे दर्शकों को सुनना है, जो कांग्रेस के वोटर्स हैं उनको सुनना है कि इन 2 सीटों पर लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जा रही कांग्रेस की तरफ से, उसके पीछे वजह क्या है? बिल्कुल उपचुनाव है, हो सकता है कि हमारी प्रिपरेशन ना हो वहां को लेकर के। और जैसा कि दोनों सीटें हैं, आप बिल्कुल क्लियर है, दोनों सीटें जो है कि यादव और मुस्लिम का एक गढ़ माना जाता है। एक तरफ आजम खान साहब बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कितने प्रचंड जीत के बावजूद भी आजमगढ़ की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ और रामपुर के दिलों में समाजवादी बसता है। हो सकता है कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं आजमगढ़ के लोगों के दिलों में समाजवादी बसता है। थैंक यू। बिल्कुल एकदम दूध और दूध पानी की तरह क्लियर है। जो चीज को मैं बता रहा हूँ कि जब प्रचंड जीत के बावजूद जहां पर 10 कॉन्स्टिट्यूंसी है और 10 में अगर उनकी साइकिल चल रही है तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर है। लेकिन आजमगढ़ की जनता के साथ समाजवादी पार्टी ने अन्याय किया।
हाँ, तो जब हारने से उनका- अच्छा है कि लड़ो ही मत, यही तो मैं बोल रही हूँ ना आपको कि आपने पहले ही हार स्वीकार कर ली ना। इसी को बोलते हैं सर हिंदी में हार स्वीकार करना। वहाँ पर रमाकांत यादव जैसा बड़ा नेता बैठा हुआ है, जिसने मुलायम सिंह यादव भी उनसे जो है पानी समझ लीजिए कि हार मान लिए थे। ऐसा समझता कि वो मुलायम सिंह की हार इतने जाते। सालों से लेकिन सत्ता से मुलायम बाहर सिंह रहने के बड़े- बावजूद बड़े भी यादव- इन सीटों बड़े पर कोई यादव मजबूती थे। नहीं ला पाई कांग्रेस सीट। इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है जावेद साहब? नहीं, बिल्कुल विचार करने की जरूरत है, और बिल्कुल हमारा समय जिस तरीके से मोहसिना किदवई साहिबा ने जीता था एक समय में, वैसा समय भी आएगा हमारा। लेकिन ठीक है। हमारा हो सकता है कि हमारा अच्छा, आप हमारी ये भी क्लियर कर रहे हैं कि preparation समर्थन जैसी कोई चीज नहीं है, समर्थन किसी को नहीं दे रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसका मतलब हमारा किसी को उपचुनाव क्योंकि में वो समर्थन जो हमने नहीं है। इलेक्शन टाइम में देखा था ना, प्रियंका जी का दूर से हाथ हिलाना, नमस्ते करना, और फिर अखिलेश जी का भी प्रणाम स्वीकार करना, वो ये बैकग्राउंड में सपोर्ट तो नहीं है, समर्थन तो नहीं है? मेरे साथी बैठे हुए हैं भाजपा के, मैं इनको भी नमस्ते करूंगा, साइकिल वाले साथी बैठे इनको भी नमस्ते करूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई तालमेल है। ये एक नहीं, तो शिष्टाचार फिर मुलाकात पर्टिकुलर थी। जो इम्पोर्टेंट सीट थी इलेक्शन टाइम में, उनमें भी आपने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे थे ना, याद है ना जावेद साहब? तब भी आरोप लगे थे आप लोगों के ऊपर कि आरोप इम्पोर्टेंट आरोप- सीट्स जहां से आप लोगों ने, वहां से उन्होंने नहीं उतारे थे, और यहाँ से आपने भी नहीं उतारे थे। एक सीट पर आपने छोड़ दिया था, एक सीट पर सपा ने छोड़ दिया था। तो आरोप तो लगेंगे ना सर, ऐसी चीजें होंगी तो। आप सोचे कि आप जो बोले उसको मान लिया जाए, तो ये भी नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं कैसे बोल दूंगा और मान लिया जाएगा? जो तर्क हाँ, है वो तो तर्क वो रहेंगे। बात करिए जो बिल्कुल। हमारे दर्शकों के गले उतर जाए। जी, मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा था कि क्या आजमगढ़ की जनता के साथ ये अन्याय नहीं हो रहा है कि बाहर से कैंडिडेट वहां भेजे जा रहे हैं? हाँ, तो अपने ये समाजवादी सवाल हो पार्टी से- सकता है, लेकिन ये भी सवाल होगा कि आखिर कांग्रेस का कोई अल्टरनेट ढूंढ रहा है क्या फिर जो वोटर है? क्योंकि आप लोग लड़ेंगे नहीं तो उसके लिए तो अल्टरनेट तैयार हो ही रहा है ना। जो वोटर है वो किसके पास जाए अपनी बात लेकर? विपक्षी पार्टी आप देश की, आप पीछे जा रहे हैं। खैर, लौटूंगे। विवेक जी, कांग्रेस तो है नहीं सर, अब बीएसपी का जो कैंडिडेट है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है और वो आपके वोट काट सकता है, तो अब क्या कीजिएगा आगे? देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी चुनाव में जाता है वो हमारे पार्टी के नेताओं के, सरकार के काम के दम पे जाता है। पैराशूट कैंडिडेट को आप टिकट दे रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं पर आपको भरोसा नहीं है, ये भी आरोप लग रहे हैं सर। नहीं, पैराशूट कैंडिडेट आप ये पहले बार कह सकती थी जब वो पहली बार अखिलेश यादव जी के सामने लड़े थे। इस बार वो पैराशूट कैंडिडेट नहीं है। अखिलेश यादव जी के चुनाव जीतने के बावजूद भी वो क्षेत्र में बने रहे, जनता के बीच उनकी हाजिरी बराबर रही, और इस बार उनको टिकट दिया गया। इस बार वहाँ पैराशूट कैंडिडेट तो धर्मेंद्र यादव है। धर्मेंद्र यादव तो हमेशा बदायूं से लड़ते रहे, वहां से रिजेक्टेड है, उनको ले जाकर के वहां। ठीक है, सीधा सवाल लिए जा रही हूँ, शौकत साहब कहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि दिनेश लाल निरहुआ वहां लगातार बने रहे। मैं विवेक जी को धन्यवाद कहूंगा कि अगर वो इस तरह लगातार वहां न बने रहते तो शायद हम आजमगढ़ की 10 सीटें भी न जीते। उनके बने रहने से हमको ये बड़ा बेनिफिट हुआ कि हम 10 की 10 सीटें, और पूर्वांचल में हम मजबूत। इसके दिनेश जी को भी और विवेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेहनत से बने रहिए ताकि हम की लोकसभा जीत सके। ये पैराशूट से आए हुए लोग बने रहेंगे तभी उद्धार होगा। ये अगर वहां मेहनत नहीं करेंगे, ये सरकार के विपरीत काम नहीं करेंगे, तो हमारा बेनिफिट कैसे होगा? हम जनता को कैसे बताएंगे ये क्या नुकसान कर रहे हैं आपका? तो ये जो लोग बने रहते हैं ये बता रहे हैं हमें कि हमने बने रहकर वहां क्या किया है, इसीलिए हम आजमगढ़ में बहुत प्रचंड तरीके जीते। अगर ये काम कर रहे होते तो ये बताने की आवश्यकता नहीं होती कि बने रहने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। धर्मेंद्र ये यादव लोग जी पैराशूट पहले से डिम्पल उतर के यादव जी को भी पर्चा दाखिल करा रहे थे, फिर धर्मेंद्र यादव जी का भी नाम सामने आ गया। चचेरे भैया सुन लीजिए, शिवपाल जी को मनाने की सुन कोशिश। तो लीजिए। हाँ, मैं अगर ये कहूं कि धर्मेंद्र जी आजमगढ़ से चुनाव लड़ा, तो ऐसे तमाम लोग भारत में हैं जो दूसरे स्टेट में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं। उनसे पूछो उस स्टेट से यहाँ क्यों आए हैं? उनके स्टेट की लोकसभा सीटें कम पड़ गई थी या जीत नहीं सकते थे? क्या दिक्कत थी? क्यों यहाँ उत्तर प्रदेश चले आए? वैसे भारत में तमाम लोग हैं। ये व्यवस्था, ये लोकसभा ये व्यवस्था है भारत में, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत में कि कोई भी लोकसभा पार्टी में भी करिए ना फिर। पार्टी में तो आपकी सुन सीनियर्स लीजिए, की पार्टी चल जाती लोकतांत्रिक है। व्यवस्था अखिलेश जी ने पहले डिम्पल जी को चुप चाहा। कहाँ लोग, अरे आप बताइए कहाँ नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था?
पार्टी अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न होती तो चुनाव तो कैसे कर रहे कैंडिडेट होते नहीं है हम फिर लोग? आपके पास अब कोई? एलिगेशन बड़ा लगता है। चचेरे भाई सुन तो हैं लीजिए, एक जो एलिगेशन मैनपुरी बदायूं अब में मैं जीत आप चुके अभी हैं। अभी अभी एक बड़ा एलिगेशन लगा रही थी, आप एक बड़ा एलिगेशन परिवार पे लगा रही थी। मैंने कहा इसी देश के एक ऐसी सीट पे जो लगा कई बार एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जीतता आया हो चुनाव, तो ये सर, आप मैं नहीं बात कह कर सकती रही कि हूँ उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ आपको रामपुर सीटें- सीट सुन की। तो लीजिए, वहां बताइए, समय मेरे पास कम है। वो उत्तर प्रदेश की सीट नहीं है क्या? वो सीट पे जो चुनाव हुआ था जो हारे थे, क्या वो उत्तर प्रदेश में नहीं है? एक ये तरफ उदाहरण आपके शिवपाल जी लिए को बड़ा साधना नहीं है, दूसरी किसी तरफ को भी टिकट दे दिया, आजम खान को किसी साधना को है, भी दोनों की टिकट दे नाराजगी दिया दूर जाए, अगर वो करनी है। जनता के बीच कनेक्टिविटी नहीं पैदा कर सकता है, अपनी बात नहीं बता भागिए मत सकता, ना मेरे मुझे सवाल लगता है से कोई भी शौकत व्यक्ति साहब, का चुनाव भागिए लड़ेगा। बिल्कुल ना मेरे सवाल से, क्योंकि आप उस सवाल का मैं जवाब बिल्कुल दे आपके ही नहीं सवाल सकते। की बात- सच्चाई से अवगत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं दूसरी सीट की बात करना ना की बात करिए सिर्फ। रामपुर और मतलब रामपुर सीट, आजमगढ़ सीट के लिए आपके पास जवाब नहीं है शायद। रामपुर की बात करो, बाकी बात नहीं, करो। नहीं है जवाब बाकी आपके किसी पास। चीज की चर्चा मत करो। अगर मैं आपके उदाहरण पास दे दूं तो जवाब आप ही नहीं नहीं है। धर्मेंद्र यादव, आप आजमगढ़ की बात करिए, मैं शिवपाल चैलेंज जी के के साथ लिए कह रहा हूं। अखिलेश जी की पसंद या मजबूरी, सुन लीजिए, आजम खान सुन तो लीजिए, जो जनता के बीच लोकप्रिय हो, जो जनता के बीच जाके अपनी कनेक्टिविटी लोकप्रियता बना सकते, बताइए वो व्यक्ति चुनाव राघवेंद्र लड़ जी, सकता है। जल्दी से 30 धर्मेंद्र सेकंड्स में राघवेंद्र जी चाहे लोकप्रिय नवीन जी हैं। हो, चाहे शौकत राजा हो, साहब, चाहे आसिन अन्य राजा कोई साहब व्यक्ति और हो, दूसरे वो चुनाव कैंडिडेट लड़ धर्मेंद्र सकता है। यादव अब मैनपुरी कोई ये बदायूं ना- के बाद अब आजमगढ़ कोई से ये चुनाव ना लड़ कहो रहे कि हैं। धर्मेंद्र जी, अपने नहीं 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 सर, चुनाव भाग रहे हैं आप मेरे लड़- सवाल से। यू आर नहीं नहीं, आप भाग रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, 30 सेकंड में सर, जिनके मैं समय नाम नहीं कह सकता उनसे पुत्रों को चुनाव मत लड़ाओ। ये तो उपचुनाव हो रहा है, तो एक बात साफ है कि अब भी उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्ष है वो वाकई समाजवादी पार्टी है। उसने दिखा दिया, क्योंकि वो जिस तरह से, जिस दृढ़ता के साथ दो अपने उम्मीदवार, चाहे वो जैसे भी उतारे हो, सत्ता पक्ष के सामने उतारे हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें यह भी दिखा दिया गया कि उत्तर प्रदेश में जिसको राष्ट्रीय पार्टी कहती है कांग्रेस अपने आप को, और बहुत पहले से इस देश में शॉर्ट में रही राघवेंद्र जी, है। समय कम है। जी जी, तो ये तो पार्टी सीन से बाहर हो गए। और अब जो बीएसपी की अगर हम बात करें तो बीएसपी को या तो दोनों सीटों पर लड़ना चाहिए था या तो नहीं ही लड़ना चाहिए था। उन्होंने भी दिखा दिया है कि उनकी स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है। ठीक है, माफी के साथ इजाजत लेनी होगी मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त इजाजत नहीं देता कि हम इस बहस को और आगे लिए जाएं। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का समय देने के लिए। तो बात है जब रामपुर आजमगढ़ सीट की, तो दावे भी बड़े बड़े हैं और ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से कुछ लोगों को साधने के लिए या फिर जो डैमेज कंट्रोल है उसे करने के लिए खास तौर पर सपा ने कैंडिडेट्स को चुना है। अब इसमें कितनी हकीकत है, वाकई वो जिताऊ कैंडिडेट है या नहीं। अगर साधने की भी कोशिश की और आगे चल के वो जीत भी जाते तो सोने पे सुहागा हो जाएगा सपा के लिए। लेकिन अगर ये गलती है तो आने वाले चुनाव यानी 2024 से पहले इस चुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, वहां एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, वहां एक बड़ी दिक्कत हो जाएगी सपा के सामने। वहीं बीजेपी किस तरह से पूरी की पूरी पार्टी अब चाहती है कि फाइट करे वो 2 सीटों के लिए, क्योंकि उनके लिए भी चुनौती कम नहीं है। दीजिए इजाजत, रखें अपना ख्याल, नमस्कार।